हेलो बच्चों, जेई मेन 2025 इज़ ओवर, दोनों सेशन जो हैं। और अब क्वेश्चन है व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया है, आपका फ्यूचर में क्या करने का प्लान है, उसके बेसिस पे आई विल ट्राई टू आंसर। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर जेई एडवांस 2025 की प्रिपरेशन, देन किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हम वो कैसे कर सकते हैं इफेक्टिव वे में, ताकि बेस्ट पॉसिबल रैंक आए जो भी आपका पोटेंशियल है बचे हुए दिनों। बिकॉज नंबर ऑफ डेज काफ़ी कम है, बिकॉज इस बार क्या हुआ है कि जेई प्रीपोन हो गया काइंड ऑफ 10-12 दिन से, तो उससे काफ़ी बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए सिंगल डे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इट कुड बी वेरी यूजफुल। भले ही आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क ना हो, तो भी आप बचे हुए टाइम को अगर इफेक्टिवली यूज़ करते हैं तो काफ़ी जूस अभी भी निकाला जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देयर कुड बी कपल ऑफ काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो केस वन तो ऐसा हो सकता है कि ड्रॉपर है कोई बच्चा, परसेंटाइल उसका 95 से कम है एंड प्रिपरेशन इज़ नॉट गुड। तो ऐसे बच्चों को रियलिस्टिक होते हुए आई विल से कि एडवांस की प्रिपरेशन करने की बजाय, मतलब 95 परसेंटाइल से अगर कम है और प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है, मतलब एक तो ये हो सकता है बाई चांस कम रह गया और प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी, जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर एडवांस। अदरवाइज मान लिया प्रिपरेशन मेरे को अंदर से पता है कि अच्छी नहीं चली है और इसीलिए मेरे परसेंटाइल काफ़ी नीचे आया है। लेस देन 95 का मतलब क्या है कि लगभग मतलब 60-70 हज़ार रैंक के आगे हो गया। तो आई विल से कि ऐसे बच्चे को एडवांस की तैयारी ना करते हुए ही शुड गो फॉर ऑल्टरनेट जो भी बचे हुए एग्जामिनेशन है, जैसे बिट सेट हो गया या फिर कॉमेंट के हो गया, इस तरह का अगर उसने फॉर्म भरा है तो वहाँ पे वो फोकस करे, क्योंकि वहाँ पे एक बेटर रैंक लाई जा सकती है बचे हुए टाइम का सदुपयोग करके। क्योंकि उन एग्जाम में जो हमें प्रिपरेशन लेवल है वो मेन जैसा ही चाहिए होता है, बस उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करके हम उसमें थोड़ी सी मास्टरी कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे हमारी रैंक बेटर आए, ताकि वहाँ पे हमारा जैसे बोलते हैं ना कि बेटर ब्रांच मिले। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार ड्रॉप किया हो, अभी पहली बार प्रिपरेशन किया हो, वो भी लेट स्टार्ट किया हो, जिसकी वजह से दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, गलत इंस्टीट्यूट में मतलब किसी भी रीज़न से उन्हें पढ़ना चालू किया, कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया, फैकल्टी ने बीच में छोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा आजकल होता रहता है। तो इसमें अब बच्चे का कोई दोष नहीं है, मतलब उसको प्रॉपरली एक स्टडी इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो ही माइट बी थिंकिंग, ही और शी माइट बी थिंकिंग कि सेकंड ड्रॉप ले लेता हूँ। तो देखो, ये तुम्हारी कॉल है, सेकंड ड्रॉप लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये हमने इसका वीडियो बना रखा है, वैसे लास्ट ईयर बनाया था और आगे भी बनाएंगे, तो तुम उसको देखना। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये रहता है लूँ या नहीं लूँ। अगर इफ़ यार क्लियर कि मेरे को सेकंड ड्रॉप लेना है और मेरे को एनआईटी में तो कम से कम अच्छा एनआईटी और रैंक चाहिए, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज अगर डायलेमा में है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सेकंड इज मेन वेंट बैड, मतलब मे बी क्लास 12 का बच्चा है और स्कूल के साथ और इसको साथ एक साथ नहीं वो कोप अप कर पाया और उसकी वजह से मीन्स काफ़ी ख़राब हो गया। नाउ ही इज़ थिंकिंग मैं ड्रॉप लूँगा। अच्छा, ऐसे बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स डेफिनेटली ये बोलेंगे पहले एडवांस दे के देख ले, ये ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि अगर मेरा ढंग का नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे का एस्पिरेशन लेवल हाई होता है, बोलते हैं कि मैं तो आई डिज़र्व अ गुड सीट, मतलब उतना मेरे के अंदर आईक्यू है, किसी भी रीज़न से मैं अभी नहीं कर पाया, बट दैट डज नॉट मीन कि इससे मेरा फ्यूचर ब्लॉक हो जाएगा। इन फ्यूचर में डेफिनेटली आई विल बी एबल टू डू इट। या फिर कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पता है कि मक्कारी की है, अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने कैरियर को लेके, क्योंकि जो भी ये 1-2 साल हैं प्रिपरेशन के, ये आपके फॉर्मेटिव ईयर्स है, इसका इंपैक्ट आपका 30-40 साल की प्रोफेशनल कैरियर पे पड़ने वाला है। तो जिन बच्चों को ये रियलाइज़ हो कि अब मैं ड्रॉप लेके पूरी तरह सीरियसली तैयारी करूँगा, तो दे शुड नॉट वेट फॉर एडवांस एग्जामिनेशन। बिकॉज अगर आपको अंदर से पता है कि मैंने मेंस में अच्छा नहीं किया है, तो एडवांस में तो और थोड़ा सा बेटर स्किल हमें चाहिए होता है। तो इतनी जल्दी, मतलब जब 2 साल में हम नहीं कर पाए तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। बट उससे क्या होगा, एडवांस देने के बाद अगर आप ड्रॉप करोगे तो जो आपके अगले साल जो ब्राइट चांस हो सकते थे वो डिम हो जाएगा डेफिनेटली। इसमें तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं और वहाँ पे हमें और नुकसान हो जाएगा। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे वो बोलते हैं ना, माया मिली ना राम वाली चीज़। ना तो इधर कुछ अच्छा होगा और उसके आप प्रोस्पेक्ट और डेंट कर दोगे। स्पेशली मतलब बच्चों को तो काफ़ी कुछ क्लियर होता है, बट स्पेशली इस वाली चीज़ में पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि दे के देख ले, हो सकता है अच्छा हो जाए। तो ऐसे अच्छा होगा नहीं, बच्चों को अच्छी तरह पता होता है 1-1.5 महीना इज़ अ लॉट, इवन 5 डेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगला एग्जाम जनवरी में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को 5-10 दिन भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसमें हम पूरे सिलेबस का एक सॉलिड रिवीजन कर सकते हैं नोट्स पढ़ के, और उससे हमारे मार्क्स में अच्छा खासा बूस्ट आ सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ बच्चे ये हो गए कि उनका मेंस अच्छा गया है एंड दे आर डिटरमाइन कि उन्हें एडवांस की ही तैयारी करनी है। तो ये थर्ड कैटेगरी के बच्चे हो गए। अब इनको ऑफकोर्स क्या करना चाहिए, एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए उसके बारे में लेट्स टॉक। तो पहली बार तो पॉइंट्स टू रिमेंबर या पॉइंट्स टू पॉन्डर कि हम क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 18 मई है एडवांस एग्जामिनेशन की डेट।
लास्ट टू लास्ट ईयर शायद 4 जून थी, लास्ट ईयर शायद 28 मई थी, तो ये और 10 दिन पहले हो गया। तो अभी जो एग्ज़ाम है वो 8th को ख़त्म होगा और 18th मई तक, दीज आर 40 डेज, ये ठीक है। और 40 डेज में क्या होगा कि बच्चा ऑफ कोर्स एडवांस टेस्ट भी देगा, फुल सिलेबस टेस्ट देगा। फुल सिलेबस टेस्ट जो एडवांस का है उसमें 6 घंटे जाते हैं, तो उसका जो हैंगओवर रहता है, क्योंकि बच्चा जब टेस्ट दे रहा होता है तो अपनी बेस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन के साथ देता है, तो उसमें ब्रेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। विज़ विज़ कि आप 3 घंटे की ऐसी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो या टेस्ट दो, तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो उस दिन काफ़ी हमारा मतलब 6 घंटे भले ही हमने टेस्ट दिया हो, बट वो एनर्जी ड्रेन हमारी 9-10 घंटे की आराम से कर देता है। तो प्रैक्टिकली उस दिन कुछ अच्छा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन 40 में से ये भी 10 दिन निकालें। अगर नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो लगभग 25 हैं, तो जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, हम फुल सिलेबस के जो टेस्ट है ATS वाले जो बचे हुए टेस्ट हैं वो 10 टेस्ट कराएंगे। 5 टेस्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो 10 टेस्ट का मतलब क्या कि इन 40 दिन में से, क्योंकि 10 टेस्ट भी देने जरूरी है। देखो मेंस में तो क्या है, 1-3 घंटे का टेस्ट देके चले आए। एडवांस में क्या है कि हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3 घंटे का टेस्ट दिया, फिर गैप लिया, फिर दोबारा 3 घंटे का टेस्ट दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एडवांस के पूरे 6 घंटे वाला टेस्ट नहीं दिए होते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, उनकी बॉडी को इतना बैठने की, इतना देर तक कॉन्सेंट्रेट करने की, तो वो दूसरा पेपर अच्छा नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि नंबर ऑफ टेस्ट खूब दें, क्योंकि टेस्ट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी तो क्वेश्चन आएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, विद इन टाइम लिमिट कर रहे होगे। तो ऐसा नहीं कि हम आराम आराम से कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टेस्ट तो जरूर दें, और 10 टेस्ट तो हम जरूर दें जो भी बचे हुए डेज हैं, ताकि हमारी बॉडी फुल्ली उस मोड में आ जाए कि हम 6-6, 8-8 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी फुल एनर्जी के साथ टेस्ट दे सकते हैं। तो देखो 25 चैप्टर है, लगभग 40 दिन बचे हैं। उसमें कुछ बच्चे अगर रिजल्ट का वेट करने लग जाए तो वो तो मतलब महाबेवकूफ़ी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। या फिर किसी बच्चे का अगर मान लिया 2nd, 3rd, 4th को अगर ख़त्म हो गया है तो उसे अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। 8th, 9th तक का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंगल डे काउंट, एवरी डे। मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो, अगर उससे हमारा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया तो उसका हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा हमारे स्कोर में, हमारी IIT में, हमारे ब्रांच में। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, और पिछले साल के कंपैरिजन तो और ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो गया। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। सेकंड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम इन रिसोर्स हंटिंग। मतलब अगर मान लें कोई बच्चा एक बुक उठा ले कि ये बुक उठी, अब उसमें हो सकता है कि 500 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो एक चैप्टर में, तो उसको बेसिकली वो बच्चा जितना कर सकता था उस दिन में वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यही डिसाइड नहीं कर पाएगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन करूं। अगर वो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके करेगा तो एक सेंस ऑफ, जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीटनेस, उसको लगेगा यार ऐसे तो नहीं मैंने अच्छे वाले क्वेश्चन छोड़ दिए हों, ऐसा तो नहीं कि बाद वाले क्वेश्चन करने चाहिए थे। फिर एक टफनेस लेवल ऑल्सो मैटर्स, कि अगर हम डायरेक्टली बहुत टफ क्वेश्चन डायरेक्टली पहले ही दे दें तो बच्चे का हो सकता है कि जो इंप्रूवमेंट होना था ये ठीक है, उसकी बजाय वो डीमोटिवेट होकर उससे अब एवरेज क्वेश्चन भी नहीं हो रहे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रेडेड क्वेश्चन करें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये ठीक है। नो एक्सपोजर टू सॉल्विंग एडवांस क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा ऐसा ही जिसने पहले अभी तक एडवांस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, तो उसकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो बिल्कुल अलग होगी विज़ ए पर्सन जिसने अच्छी खासी एडवांस की तैयारी कर रखी है। और बहुत सारे बच्चे तो मेंस 1 के बाद से ही मतलब श्योर शॉट होगा कि एडवांस की तैयारी करनी, तो उन्होंने तो बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। तो दोनों के लिए मटेरियल सेम नहीं हो सकता ऑफकोर्स, क्योंकि अगर वो वाला जो बच्चा है जिसने पहले से एडवांस की तैयारी करती आई, वो अपने प्रिपरेशन के बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना अल्टीमेट पॉइंट पे होगा, तो वहाँ पे जो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहा होगा वो टोटली डिफरेंट होगा जो स्टार्टिंग में बच्चा कर रहा होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कस्टमाइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी एक बैच में बैठा दें डिफरेंट टाइप के बच्चों को और उनको एक जैसे क्वेश्चन दें, तो वो जो बहुत शार्प बच्चा है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, जिसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। और जो बच्चा बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है एडवांस की, पहली बार एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है, थ्योरी तो दोनों के लिए सेम ही होती है, तो उसके लिए भी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए कस्टमाइजेशन इज़ द की, बिकॉज टाइम इतना बचा हुआ है कि अगर आप अपने नीड के हिसाब से अगर आप कस्टमाइज नहीं कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल के हिसाब से रैंक नहीं आएगी। सीधी सीधी सी ये बात है कि अगर मान लिया एक नॉर्मल क्लास में बैठ के जहाँ पे हर तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें अगर आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो भी आपको इनपुट मिल रहा है वो आपके हिसाब से तो मिल नहीं रहा, हो भी सकता है कि उसमें 40% मेरे हिसाब से मिल रहा हो, तो आपकी परफॉर्मेंस भी फिर 40% ही रह जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस प्लस एक्सपोजर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी टाइम कम है। तो देखो शुरू में तो जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो हम ये बोलते हैं कि तुम डायरेक्टली सोल्यूशन मत पढ़ा करो वरना याद नहीं रहेगा, बट अब इस टाइम पे यूजली बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, उसे चीज़ें पढ़ते ही याद हो जाती है कि अच्छा ये तो ऐसे होगा, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो एक राइट मिक्स होना चाहिए हमारे पास कि हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करें प्लस सॉल्व एग्जाम्पल देखें, ज़्यादा नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस करने के लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेने के लिए इन दोनों के बीच में
एक एक्सपोजर, एक मतलब तालमेल होना चाहिए, दोनों का ही एक मिक्स होना चाहिए, ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए। क्योंकि देखो हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। सोल्यूशन पढ़ने में हो सकता है कि हम खुद सॉल्व करने अगर मेरे को एक्स टाइम लग रहा है, तो सोल्यूशन पढ़ के हो सकता है उतने ही टाइम में हम 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लें। तो अब 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लें तो हमें 2-3 गुना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, क्योंकि एडवांस के में रिलेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, सारे क्वेश्चन नए नए से आते हैं, क्योंकि मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए आ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर उन्होंने बना लिए। मतलब 19 शिफ्ट में 10 + 9 19 शिफ्ट में 19 पेपर बनाने, वो भी 25-25 क्वेश्चन, वर्सेस केवल 18 क्वेश्चन बनाने हैं या 17 क्वेश्चन बनाने हैं एडवांस के पेपर में। तो एडवांस के पेपर में तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चन एज न्यू क्वेश्चन। तो उसके लिए फिर मेरे को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब वो जो बिल्कुल एकदम प्रोसीजर से सारी क्वेश्चन होते हैं उससे काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ों का होना चाहिए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, अब ये चीज़ें अचीव करने के लिए, कस्टमाइजेशन अचीव करने के लिए, एक्सपोजर प्लस मतलब सॉल्व एग्जाम्पल प्लस अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास राइट टूल और रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर वो राइट टूल और रिसोर्सेज नहीं हैं तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन ऑप्टिमम नहीं होगी। तो अगर आपके पास मान लिया मटेरियल अवेलेबल है एंड यू हैव जीरो डाउन कि मेरे को ये करना है, अगले दिनों में इतने टेस्ट देने हैं, इतने क्वेश्चन मेरे को इस सोर्स से एज ए सॉल्व एग्जांपल पढ़ने हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन है वो मेरे को प्रैक्टिस करना है खुद, ताकि मेरे को कैलकुलेशन स्पीड, एक्यूरेसी, थिंकिंग जो हम खुद कर रहे हैं उन सब पे वर्क हो, तो परफेक्टली फाइन। अदरवाइज टीम कॉम्पिटिशन की हेल्प अगर आप चाहते हो तो वी हैव गॉट 2 काइंड ऑफ कोर्सेज, दैट इज ABC बैच, एडवांस्ड ब्रिज कोर्स, एंड कैट्स बैच। इन दोनों बैचेस में अंतर क्या है? पहली बात तो ABC उन बच्चों के लिए है, मतलब इसमें भी एडवांस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऑफ कोर्स एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन होंगे ABC में, और कैट्स में भी एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। बस ABC हमने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अभी तक के एडवांस के बहुत कम क्वेश्चन किए हैं या लगभग किए ही नहीं है। तो उनको एक लेवल से उठाना और बिल्कुल जेनिथ तक पहुँचाना में अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। और कैट्स वो वाले बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से एडवांस के क्वेश्चन का एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली इनको जो मटेरियल दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ताकि ये इनके हिसाब से ऑप्टिमम रिजल्ट आए। ठीक है, तो अच्छा स्टार्टिंग डेट क्या होगा? तो अब देखो हम ऐसा करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, तो हमने क्या किया, पूरे कोर्स को 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 25 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गया, कि पहली यूनिट को दूसरी यूनिट से ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एडवांस में ये आता है कि एक चैप्टर के अंदर भी 2-3 चैप्टर का यूज़ हो सकता है, बट बिकॉज आप मेंस दे के आ रहे हो तो उतना थ्योरी तो हमें सारी चैप्टर का ऑफ कोर्स आता है। ये ठीक है, अभी हम थ्योरी थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ना एफोर्ड थोड़ा कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। अभी तो मैं एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो अलग अलग यूनिट है, चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ कि चैप्टर 5 पहले कर लिया, 4 पहले कर लिया, फिर 3 कर लिया, इस तरह की चीज़ें कर ली। तो व्हाट वी विल डू कि हम 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट करेंगे, और डे 1 को चैप्टर 1 का एक यूनिट आएगा। ठीक है, डे 1 को आप चैप्टर 1 फिनिश करना है। फिनिश कैसे करना है, क्या क्या टास्क है हमारे पास, उसके बारे में आई विल कम। फिर डे 2 को चैप्टर 2, अब बीच में ATS के दिन भी आएंगे, तो वो 10 दिन निकाल लो बीच में। ऐसे करते करते फिर जब 25वां दिन आएगा, मतलब ATS को हटा के, उस टाइम में चैप्टर 25 खत्म हो जाएगा। अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसका जो एग्ज़ाम है ये, ठीक है, या फिर वो इस बैच में एडमिशन 6 को ले, तो ठीक है, वो चैप्टर 2 से चालू कर सकता है। ये ठीक है, चैप्टर 1 को छोड़ दे। तो ये एक सर्कुलर चीज़ होगी, चैप्टर 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 25वां हो गया। फिर 26वें दिन वापस चैप्टर 1 हम शेड्यूल करेंगे। ये ठीक है, तो किसी बच्चे को वो सेंस ऑफ जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा ना हो कि मेरा छूट गया, बैकलॉग हो गया, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे चैप्टर 5 हो गया। ठीक है, अब चैप्टर 1 और 25 स्वैप कर दिया हमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, बिकॉज मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो कोई बच्चा अगर डे 3 को ज्वाइन करता है तो उसका कोर्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, कि जो पहले के 2 चैप्टर थे वो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा लीवे नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर कोई बच्चा 5 तारीख से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर मैं 25 + 10 बोलूँ, मतलब 25 चैप्टर की ये यूनिट, चैप्टर वाइज मेरे को फोकस करना, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना, प्लस 10 टेस्ट अगर मतलब 35 डेज चाहिए। ये ठीक है, 18 तारीख को अगर पेपर है तो हम चाहेंगे कि 15 तारीख तक तो सब कुछ वाइंड अप हो जाए। तो 15 का मतलब क्या है कि इधर अगर 20 दिन आए, तो मतलब 10 अप्रैल से तो हमें स्टार्ट करना ही चाहिए, तब जाके वो पूरे 15 तारीख तक 35 डेज आएगा, जिसमें हम 10 टेस्ट दे सकते हैं और 25 ये यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो वेरिएशन है वो काइंड ऑफ 5 दिन का है, कि किसी ने 5 को एडमिशन लिया, किसी ने 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, तो शुरू वाले चैप्टर उसके लिए लास्ट में वापस शेड्यूल हो जाएंगे। बट जिस दिन उसने ज्वाइन किया, अगर मान लिया उसने डे 3 को ज्वाइन किया,
तो आई विल प्रेफर कि वो चैप्टर 3 ही उस दिन कंप्लीट करे, ये ठीक है। और जो बेसिक नॉलेज है वो तो चाहिए होता है। तो ये तो डेट के रिगार्डिंग हो गया। जो फीस है दैट इज़ 2999 दोनों ही बैचेस की। बट अगर आपका जनवरी परसेंटाइल 98 परसेंटाइल है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो जाएगा। वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि मेरा जनवरी में तो नहीं आया बट इस बार आ जाएगा, बट मैं कोर्स अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं रिजल्ट का वेट नहीं कर सकता। एवरी डे का मतलब क्या कि अगर मैं 3 दिन लूज कर दिए तो हो सकता है आपके 3 चैप्टर लूज हो जाए। तो इसलिए वो क्या कर सकता है बच्चा कि अभी तो फीस जमा कर दे, और अगर जब उसका अप्रैल वाले टाइम में 98 परसेंटाइल आएगा, ये ठीक है, उसका अगर वो हमें प्रूफ जमा करेगा तो हम उसकी जीएसटी वाला पार्ट छोड़ के जो 18% होती है उतना पार्ट छोड़ के बाकी की फीस लौटा देंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर किसी का जनवरी में आया है तो उसको तो अभी 0 रुपीज़ पे मिल जाएगा, और अगर किसी बच्चे का मान लिया अप्रैल में आया बट वो एडमिशन आज ही ले रहा है या 5th को ले रहा है तो उसको जीएसटी वाला पार्ट पे करना पड़ेगा। मतलब जीएसटी मेरे ख्याल से 300-400 रुपये का, मतलब 18% है इसका, तुम ऐसे मान लो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा ने एबीसी और कैट्स वो दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहे। कि वैसे तो एबीसी अपने आप में, मैं अभी आगे बताऊंगा कैलकुलेशन, कि जो नंबर ऑफ आवर्स का कमिटमेंट है वो लगभग पूरा दिन खत्म हो जाएगा एबीसी करने में ही, ये ठीक है। ऐसे ही कैट्स करने में पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बट अगर कोई बच्चा ये बोले कि नहीं मैं 12 नहीं 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो 2 घंटा हम हर चैप्टर में जो एक्स्ट्रा इनपुट देना चाहते हैं उसके लिए मेरे को कैट्स भी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा कॉम्बो लेना चाहता है तो दिस 3 + 3 6000 हो गया अराउंड, ये 5000 में हम दे देंगे। और अगर 98% आया तो वेल एंड गुड, वो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये कॉस्ट हो गया। अच्छा, इसके एबीसी के अंदर हमने दिया क्या है, हमने 25 पेपी शीट्स दिया है, मतलब 1 शीट पर चैप्टर, तो इसको हम डीपीपी मान सकते हैं। और उसके अंदर 30 क्वेश्चन हैं, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, ताकि लेवल को धीरे धीरे उठाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। और इनके हमने वीडियो सोल्यूशन भी बनाए हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर बीएटी बैट मतलब हम टेस्ट को बोलते हैं, उस टेस्ट के अंदर मतलब पर चैप्टर टेस्ट है, तो एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथमेटिक्स का, एक एक चैप्टर लिया, उसका हमने बैट 1 बोल दिया। तो जो भी जैसे फर्स्ट डे में जो चैप्टर 1 तीनों का कंप्लीट हुआ होगा उसी का बैट उस दिन होगा, ये ठीक है। 3 घंटे का टेस्ट, केवल 3 घंटे का टेस्ट, जिसके अंदर 18 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट यूनिट हो गया। बाकी जो फुल सिलेबस टेस्ट है एटीएस, वो तो सेपरेटली चलते रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि पहले हम पूरे 25 चैप्टर खत्म करें फिर फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करें, वो तो टाइम ही नहीं बचेगा बिल्कुल लास्ट में, ये ठीक है। तो बिकॉज आपने जेई मेंस दिया होगा, वहाँ पे आपका थ्योरी वाइज फुल सिलेबस कवर किया होगा ऑफ कोर्स आपने, तो फुल सिलेबस टेस्ट तो फुल सिलेबस टेस्ट ही रहेगा राइट फ्रॉम डे 1, जो भी पहला टेस्ट आएगा तो वो इसमें के अंदर इंक्लूडेड है, ये ठीक। कैट्स बैच के अंदर 25 वीडियो लेक्चर्स आएंगे, वही 25 यूनिट में जैसे हमने कोर्स को डिवाइड किया है। तो उसमें जो टीचर्स होंगे, जैसे मैं हो गया, एबीजे सर, एएल के सर और एनएस सर, इन्होंने जैसे एक चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट भी हमें नई नई सिखा रहे हैं वैसे क्वेश्चन लेके डिस्कशन किया है, तो ये वो हो गया। उसके बाद एक डीपीपी है जिसके अंदर चैप्टर वाइज ऑफकोर्स 25 क्वेश्चन है डीपीपी के अंदर। फिर एक को कैट है टेस्ट, जैसे यहाँ पे बैट है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे को कैट है, एग्जैक्टली वैसे ये चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो 3 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें एक चैप्टर कवर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 18 क्वेश्चन होंगे। फिर कैट्स प्लस जो है वो बेसिकली 15 सेशंस हैं, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरे सिलेबस के। तो कैट्स अगर किसी ने पहले से शुरू कर रखा है तो वो ऑफकोर्स अब कैट्स प्लस कर सकता है, अदरवाइज तो इसी में उसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो कैट्स प्लस में तो ऐसे है कि 15 सेशन है, अगर मान लिया हम 4 ही सेशन कर पाए, इतना ही टाइम बचा तो परफेक्टली फाइन, क्योंकि इसमें कुछ इनकम्प्लीटनेस जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें हर उसके अंदर मिक्स्ड चैप्टर्स हैं, मतलब कुछ ऐसा कंप्लीट करने वाली चीज़ नहीं है। एटीएस इसके अंदर भी है, अगर दोनों बच्चे कंबाइंड लेते हैं तो वो मैंने बता दिया फीस ये है। ओके, ये हमने डिस्कशन कर लिया। फिर उसके बाद फॉर एनी इंक्वायरी कॉल टेट्रा 8 टेट्रा 021, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर 7410900090, लास्ट में 1 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो कर सकते हो। किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप एक बार सपोर्ट पे बात कर सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि टास्क 1, अब जो बच्चा एबीसी लेगा उसको मैं बोलूँगा कि टास्क 1 क्या है कि अगर आपने मान लिया जैसे केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, अगर वो वैसे अभी तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर वो नहीं कंप्लीट किया है तो सबसे पहली टास्क वो है कि हम दिन का 2-3 घंटा जरूर उसके लिए निकालेंगे, जो बचा हुआ सिलेबस है एडवांस स्पेसिफिक जो है उसके लिए। अच्छा, ये सिलेबस फिनिश करने के लिए हमने एक AXL बैच है, उसका फ्री एक्सेस दे रखा है, दे देंगे मतलब कैट्स बैच को भी एंड
ABC वाले बैच को। तो आप अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सेकंड चीज़ हो गया, मतलब ये तो बहुत कम बच्चों के पास होगा, तो इसको तो हम टास्क 0 बोलेंगे। वैसे टास्क 1 हो गया कि पेपी शीट के जो वीडियो सोल्यूशन है, जो हमने 30 क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन डिस्कशन किए हैं, ये ठीक है, वो हमें देखना है, ये ठीक है, यू आर सपोज टू वॉच इट। तो उस 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करने में हमें टीचर्स को मतलब पर सब्जेक्ट 1.5 घंटा लगा है लगभग, मोटा मोटा, मतलब ज़्यादा भी लगा है, किसी किसी में 2.5 भी लगा है। तो ऑन एंड एवरेज 1.5 घंटा मतलब 4.5 घंटा, तो ऑन एंड एवरेज लगभग 5 आवर्स हमारे ये वीडियो देखने में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें 30 क्वेश्चंस एडवांस लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनका एक एक्सपोजर हो जाएगा। मतलब कुछ तो हमारी फ्लाइंग स्टार्ट होगी यहाँ से, कुछ तो हमें एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बैट है ये, ठीक है, जो टेस्ट है एडवांस का, जो टेस्ट है वो टेस्ट ऑफकोर्स 3 घंटे का टेस्ट है। उसके अंदर एक चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर पेपी में यहाँ पे कवर हुआ होगा उसी का ये टेस्ट होगा। ये आप खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें तो 30 क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा एक दिन का। इसमें 18 क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन हैं, मतलब आप जब आप टेस्ट दोगे तो वो 3 घंटे का टेस्ट होगा। बट टेस्ट देने के बाद आप अपने मार्क्स देखोगे, फिर आप जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसमें थोड़ा बहुत और टाइम दोगे कि टाइम लिमिट हटा के हम उसको सॉल्व करें। तो ऐसा करने में प्लस एनालिसिस करने में हमें 4-5 घंटे लग जाएगा। मतलब 5 घंटा ये हो गया और 4-5 घंटा ये हो गया, डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी। तो 9 से 10 घंटे हमारा यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, एक चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चन का तो हमने एक्सपोजर लिया, जिनके हमने सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए, और 18 क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया। तो मतलब ये मोटा मोटा 50 क्वेश्चन हो गया एक चैप्टर का। तो दिस इज ए वेरी एडवांस लेवल के 50 क्वेश्चन एक चैप्टर में इज ए वेरी गुड एक्सपोजर। मतलब किसी भी रैंक तक हम इंस्पायर कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर देखो टाइम बचेगा नहीं, वैसे जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे चाहेंगे कि हम थोड़ा बहुत नोट्स भी पलट के देखते रहें। अदरवाइज जो को कैट है, मतलब ये वैसे ये कैट्स में चाहिए होगा, है ना, इसके लिए कैट्स चाहिए होगा। कैट्स के जो को कैट है वो हम वापस एज ए सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो को कैट के अंदर वापस 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है तो कम क्वेश्चन है, तो हो सकता है किसी बच्चे के पास 2 घंटे बचें तो वो तीनों सब्जेक्ट के 18 क्वेश्चन और देख ले, तो उसे प्लस और 18 क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल गया। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये ठीक है, इक्का दुक्का हो सकता है कहीं कॉमन आ जाए। इसके बाद भी टाइम बचता है तो कैप्स कर सकते हैं। जो कैट्स की डीपीपी है उसको हम कैप्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ABC पहले से स्टार्ट कर दिया हो, तो ये वाला पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर रखा हो, तो इसके आगे जा सकते हैं, ये ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ तक गया। वैसे यहाँ तक एक दिन के अंदर जब 10 घंटे यहीं पे हो गए तो यहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो ATS हैं, जो 10 टेस्ट हैं, वो तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ये हम शेड्यूल नहीं करेंगे। तो मतलब ये 25 यूनिट अलग हैं प्लस 10 यूनिट, 35 डेज का कॉम्पैक्ट लोड तो आपके पास है ही है, ये ठीक है। बचे हुए अगर 5-6 दिन बचते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हो, कैप्स कर लिया, कैप्स प्लस कर लिया। अगर किसी बच्चे ने कैप्स ऑलरेडी कर लिया है तो वो कैप्स प्लस वाले सेशन देख सकता है, वो भी 15 सेशन है, वहाँ पे भी DPP एक्स्ट्रा हैं। तो बहुत सारा मटेरियल है आपके पास करने के लिए। अगर आप, मतलब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इतना सारा मटेरियल देखिए हम सम करने की कोशिश ना करें। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये ही रखें और कुछ भी ना अपना दिमाग लगाएं, वरना कुछ ना कहीं डेंटी मार रहे होंगे। अगर जिन बच्चों ने पहले कैट्स लिया था वो कैट्स कंप्लीट कर लिया अगर उन्होंने, तो दे कैन गो फॉर ABC बिकॉज दैट इज ऑल्सो फॉर एडवांस। तो उन्हें और एडवांस के लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट इन द रिमेनिंग डेज। और जो भी मतलब जितना भी लेवल का आपका प्रिपरेशन, कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि यार मेंस में मेरे को इतनी दिक्कत आई है, एडवांस में तो क्या ही होगा, तो ऐसे हिम्मत ना हारें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें हर साल। मतलब आई विल नॉट से कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बट 100 में से 2-4 बच्चे तो ऐसे मिल जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब मेन से एडवांस के बीच में बचे हुए टाइम को सिस्टमैटिकली अच्छी तरीके से यूज़ करके, उसके लिए यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड हाईली मोटिवेटेड। तभी ये पॉसिबल होगा कि हम एक इंटेंस डेली 12 से 14 घंटे या 12-13 घंटे पढ़ के लगातार 40 दिन तक हम एक बहुत अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। अगर आपने ये कर दिया तो बिलीव मी, इस तरह के मिरेकल फिर आप IT में भी करोगे, कई तरह के, जहाँ पे योर परफॉर्मेंस विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि जो बचे हुए दिन हैं वो आपको फुल कैपेसिटी में यूज़ करें। ऑल द वेरी बेस्ट।